Hello and welcome to Superguide Scat. I am Pankaj Ajite and welcome to the fifth session for Z 2025 Current Affairs. Already we have taken four sessions and we have discussed around 50 questions in each session. This is the fifth one. Before this session, you must go through the before earlier four sessions for current affairs preparation. For this session, the first question is which of the following country may suffer? They become the first country in the world to go through population collapse. पॉपुलेशन कोलैप्स का मतलब होता है कि यदि एक सिग्निफिकेंट लेवल पर सस्टेन्ड समय तक लंबे समय तक अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम हो रही हो तो अल्टीमेटली दे में सफर एज पॉपुलेशन कोलैप्स एंड दिस नॉट द ओनली कंट्री देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द बर्थ रेट इज गॉन डाउन बर्थ रेट जो होता है दैट इज अराउंड 2.1% हर देश में रिप्लेसमेंट के लिए आवश्यक होता है उसको सिंपल समझिए कि when a couple is going to give birth to two kids so these two kids are going to replace the generation and this the process goes on. तो इंक्लूडिंग कंटिजेंसी दे हैव मेड इट अराउंड 2.1% रिप्लेसमेंट रेट होता है अगर ये 2.1% से कम हो और एक कंसिडरेबल लेवल पर वो नीचे डिक्लाइन हो रहा हो अल्टीमेटली पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा तो कौन से देश की बात की गई है तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री ऑफ ग्रीस wherein they are saying that because of various health troubles the citizens are going through like heart failure stroke blood clots cancer among youth है ना यहाँ की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है और देखिए ये एक रीजन है डिक्लाइन का डिक्लाइन कई रीजन से हो सकता है वहाँ एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं वहां पर माइग्रेशन हो सकता है इकोनॉमिक ट्रबल्स हो सकते हैं तो in this Greece when we talk about that these are the major issues they've seen and their PM is terming this as a ticking time bomb because the population the birth rate has dropped by 30% in around one decade. So they are going to face the population collapse. निकलिए तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा ग्रीस should be our answer for the first question. Second question says Department of Post opened the second branch of post office recently at which of the following place? Siachen, Arctic, Antarctica, Horn of Africa. अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है अंटार्कटिका अंटार्कटिका इज नॉट एन नो इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट वेर इन वहां पर लोग रहते हो वहां पर हर देश के कुछ लोग वहां पर स्टेशन बना करके रिसर्च के ताल्लुक में वहाँ साइंटिस्ट वगैरह वहां पर उनको मतलब दे हैव द स्टेशन देयर एंड दे आर रिसाइडिंग देयर फॉर सेक ऑफ रिसर्च भारत के द्वारा वहां पर 3 स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं एक था दक्षिण गंगोत्री जो कि अब डीकमीशन कर दिया गया है दक्षिण गंगोत्री वाज द फर्स्ट स्टेशन फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वहां पर था established in 1984 मतलब फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वहां किया गया था बट दक्षिण गंगोत्री वाज आवर फर्स्ट स्टेशन और वहां का पहला पोस्ट ऑफिस दक्षिण गंगोत्री में था अभी जो ये दक्षिण गंगोत्री अपना स्टेशन है उसको डीकमीशन कर देगा उसके बाद में वहां पर मैत्री और उसके बाद में अभी भारतीय स्टेशन एक लाया गया दक्षिण गंगोत्री मैत्री एंड भारती तो भारतीय स्टेशन जो है वहां पर एक पोस्ट ऑफिस अभी कुछ समय पहले जो हो गया दूसरा पोस्ट ऑफिस वहां कुछ समय पहले हमारे द्वारा इनॉग्रेट किया गया तो भारतीय ब्रांच पोस्ट ऑफिस एट अंटार्कटिका was recently launched by India, right? Next is what prompted government decision regarding drinks like Bonvita. Bonvita जो होता है ना नॉर्मली आपने देखो Bonvita हुआ और इस टाइप के ड्रिंक्स होते हैं इनको मार्केट किया जाता है एज अ हेल्थ ड्रिंक बट फैक्ट इज देयर इज नो सच कैटेगरी एज हेल्थ ड्रिंक ये कब मालूम पड़ता है ये एक इंक्वायरी बिठाई गई बाय नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उनकी इंक्वायरी में मालूम पड़ता है कि देयर इज नो सच कैटेगरी एज हेल्थ ड्रिंक बट फॉर सेक ऑफ मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल करके सारे ई कॉमर्स कंपनीज को बोला है कि दे नीड टू रिमूव द ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस जो हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में दिए गए दिस कैटेगरी डजंट एग्जिस्ट व्हाई इन द वर्ल्ड वी आर पुटिंग इनटू दिस कैटेगरी एट ऑल तो दिस वाज एन इंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट टू ऑल दी ई कॉमर्स कंपनीज और क्यों हुआ क्योंकि एनसीपीसीआर जो वाला जो एक रिपोर्ट निकाली गई उसमें पाया गया देयर इज नो सच कैटेगरी इट इज बीइंग क्रिएटेड फॉर सेक ऑफ मार्केटिंग देयर राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज टर्म्ड एज यूनिकॉर्न देखिए पहले तो हमको ये मालूम है कि $1 बिलियन तक का अगर वैल्यूएशन किसी कंपनी का होता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है इस टर्म्ड एज यूनिकॉर्न 1 मिलियन के पहले अगर उसको हम लोग इसको 1 मिलियन और उसको कॉर्न को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है मिनी कॉर्न दैट बिकम्स मिनी कॉर्न अगर 1 मिलियन कंपनी का
वैल्यूएशन तो मिनिकॉन, अगर 1 बिलियन तो यूनिकॉर्न, अगर ये 10 बिलियन इसका वैल्यूएशन होता है तो उसको डेकाकॉन बोलते हैं, राइट। अगर ये 100 बिलियन हो जाए तो उसको हेक्टाकॉन बोलते हैं। और सुनिकॉन जो यहाँ पूछा गया है कि कंपनी विच इज सून गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न मे बी टर्म्ड एज सुनिकॉन, मतलब है ना, जो ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन जो है अब कुछ समय में होने वाला है 1 बिलियन, उसको सुनिकॉन कहा जाएगा, है ना। अब न्यूज में इसलिए था कि कई सारे हमारे देश में सच द स्टार्टअप्स आर देयर विच आर in time to come, shortly they are going to become unicorn, so they are termed as unicorn, उनको कहा जाता है। there's so many, तो उसका नाम देख सकते हैं, तो बुक माई शो, नावी, पेमेंट एंड ऑल दीज नेम्स हैव बीन गिवन हियर, जो आगे जाकर के दे में बिकम यूनिकॉर्न, तो दे आर बीइंग टर्म्ड एज सून सुनिकॉर्न, मतलब सून टू बिकम अ यूनिकॉर्न इज सुनिकॉर्न, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन ऑफ होम वोटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू वोटर्स ओवर द एज ऑफ हाउ मेनी इयर्स। अब देखिए, जो अभी चुनाव हुए थे, हमारे जो जनरल इलेक्शन हुए थे, और उसके पहले जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, तब से हमारे देश में 85 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, या 40% सारा डिसेबिलिटी, 85 ईयर्स और मोर देन 40% डिसेबिलिटी, है ना, मोर देन 40% डिसेबिलिटी अगर है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये फैसिलिटी दी गई कि उनके घर पर जाकर के वोटिंग की करवाई जाएगी, उनको स्टेशन वो पोलिंग बूथ तक नहीं आना है। देयर विल बी अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू देम where a team of this polling officers, they are going to go to their home, not exactly the same day, before actual this particular polling date, and they are going to, they will be able to vote। ये अभी से किया गया है, क्लियर। तो पीपल हु आर मोर देन 85 ईयर्स ऑफ एज, या हु सफर 40% और मोर डिसेबिलिटी, दे हैव बीन गिवन एन ऑप्शन फॉर द होम पोलिंग। होम मतलब घर पे जाकर के उनको जाकर के टीम विल गो, दे विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड दे कैन वोट, नॉट एग्जैक्टली सेम डे, इसके पहले ही पोलिंग डे के पहले ही करवा लिया जाएगा। तो दिस इज न्यू थिंग, मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया है, क्लियर। तिरंगा बर्फी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का मतलब होता है दिस ज्योग्राफिकल दिस इंडिकेशन, कि कहाँ से बिलोंग करती है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कहाँ बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से तिरंगा बर्फी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होता है आगरा। तो आगरा के अलावा अगर तिरंगा बर्फी किसी और जगह पर बनाई भी जाएगी, तो वो लोग उसको जीआई टैग नहीं लगा सकते, मतलब कि ओरिजिनल जो होगा ना उस प्लेस को बिलोंग करती है आगरा बर्फी, तिरंगा बर्फी आगरा को। तो आगरा के अलावा कोई भी दूसरी जगह अगर तिरंगा बर्फी बनाई भी जाएगी, जीआई टैग नहीं लगेगा। जोग्राफिकल मतलब इसका मतलब होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जिस जगह की खासियत होती है उसको मुकम्मल, मतलब उसको एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, उसको एक राइट्स दिए गए इसके थ्रू, कि जैसे कोल्हापुरी चप्पल होती है, वो कोल्हापुरी चप्पल कहीं और अगर बनाई भी जाएगी तो वह उस पर जीआई टैग नहीं हो सकता। जीआई टैग कहाँ होगा, अगर कोल्हापुर में कोई 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 कारीगर बना रहा है, या कोई दुकानदार बना रहा है, या कोई कंपनी बना रही है, देन दे कैन यूज जीआई टैग। तो जीआई टैग 2004 से शुरुआत हुई थी, और दार्जिलिंग टी जो थी ना, वो पहला जीआई टैग हमारे देश में दिया गया था। इससे क्या होता है, इससे एक पर्टिकुलर स्थान के जो विशेषता होती है उसको इसके थ्रू एक तरीके से राइट, एक तरीके से वहां पर दिए जाते हैं। तो जीआई टैग इन 2004 दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट टू बी गिवन जीआई टैग। अभी देख, दिल्ली एयरपोर्ट इज गॉट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। दिल्ली एयरपोर्ट जो है दुनिया का 10वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ना, 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट, राइट। और सबसे बिजी जो होता है वो होता है दुबई एयरपोर्ट। तो दुबई एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दिल्ली एयरपोर्ट इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नेम ऑफ द मिशन टू एक्सप्लोर टाइटन। तो पहले टाइटन जो है अपने आप में सैटर्न का एक मून है। सैटर्न इज गॉट 146 मून्स, जैसे हमारा एक मून है वैसे सैटर्न जो प्लेनेट है उसके 146 मून होते हैं। उसके बाद में दे आर 95 मून्स, किसके, जुपिटर के होते हैं, है ना। और जुपिटर का एक मून है गैनीमेड, दैट इज द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। और जो टाइटन है दिस इज सेकंड बिगेस्ट, राइट। तो इसके ताल्लुक में तो उसके एक मिशन उसके लिए जो लाया गया दैट इज ड्रैगन फ्लाई इज द मिशन। क्या नाम है इस मिशन का,
ड्रैगन फ्लाई, मिशन नेम इज ड्रैगन फ्लाई, एंड व्हाई इट वाज लॉन्च, टाइटन जो सैटर्न्स लार्जेस्ट मून, बट नॉट सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट मून, सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट मून इज गैनीमेड विच इज जुपिटर्स मून। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने आप में ये एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया, उस मिशन का नाम ड्रैगन फ्लाई, दैट वाज बीइंग आस्क्ड, उसको आपसे पूछा गया। क्लियर? नेक्स्ट इज हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है? अभी कुछ समय पहले ही वाज मेड द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसको ऑप्शन से अगर हम देखें ना, देखिए अजय कुमार भल्ला भी कुछ समय पहले मणिपुर के गवर्नर बनाए गए, ये लेटेस्ट अगर आप देखें तो अभी कुछ समय पहले की न्यूज है, ही हैज बिकम मणिपुर गवर्नर। अजीत डोभाल जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विक्रम मिस्री जो है वो अब बनाए गए फॉरेन सेक्रेटरी, राइट। और अभी विनय मोहन क्वात्रा इसके पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, ये यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं, है ना, इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है विक्रम मिस्री हैज बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके पहले वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ही वाज असिस्टिंग अजित डोभाल। नाउ ही हैज बिकम आर foreign secretary because present foreign secretary has become the US ambassador to US, Indian ambassador to US। तो नाम देख लीजिए, विक्रम मिस्री should be our correct answer here। Who has been awarded पेन पिंटर प्राइज फॉर 2024? तो पेन पिंटर प्राइज जो है, एक हेरोल्ड पिंटर थे जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। और हर साल किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने फ्रीडम एक्सप्रेशन वगैरह के लिए काम किया हो, तो अरुंधति रॉय द इंडियन राइटर वाज गिवन पेन पिंटर प्राइज फॉर ईयर 2024, 2004 के 24 के लिए पेन पिंटर प्राइज दिया गया था। किनके नाम पर? हेरोल्ड पिंटर, नोबेल लॉरेट प्ले राइट, मतलब राइटर होते हैं, उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। इट वाज गिवन टू अरुंधति रॉय, अवार्ड स्टार्ट इन ईयर 2009, for 2024 given to Arundhati Roy. Arundhati Roy in 1997 was given Booker Prize. The God of Small Things was the name of the book. इस बुक के लिए इनको 1997 में इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था, अरुंधति रॉय को दिया गया था। नाम ध्यान रखिए, उनको अब पेन पेंटर प्राइज दिया गया। शी इज अ राइटर, शी इज एन एक्टिविस्ट एंड नो, जो कमिटिंग टू डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूसिंग इंपैक्टफुल लिटरेचर, इस ताल्लुक में दिस अवार्ड इज गिवन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? देखिए दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अगर नेशनल पूछते हैं तो 29th ऑफ जून शुड बी आर आंसर। यहाँ पर आपसे इंटरनेशनल पूछा गया, इंटरनेशनल का जो हमारा आंसर होता है दैट इज 20th अक्टूबर, 20 अक्टूबर इंटरनेशनल और 29 जून नेशनल, राइट। 29 जून जो होता है वो पीसी मालानोबिस, है ना, वो जो हमारे देश के बहुत बड़े ख्यातनाम, मतलब ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन इन आवर नेशन, उनके नाम पर ये बनाया जाता है ना, ही इज टर्म्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो उनके नाम, मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है उस दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, और 20th अक्टूबर टर्म्ड एज इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसको इंटरनेशनल अगर पूछें तो ध्यान रखिएगा। अब जो नेशनल है ये तो हर साल मनाते हैं, एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल जो होता है वो 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, मतलब 2010 में मनाया गया, 2015 में मनाया गया, 2020 में मनाया गया, अब जो होगा वो इस वर्ष 2025 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एवरी 5 ईयर, नेशनल एवरी ईयर, नेशनल 29th ऑफ जून, इंटरनेशनल 20th ऑफ जून, 20 अक्टूबर को, सॉरी 20th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर सॉल्स्टाइस, इसका क्या मतलब होता है? देखिए दो दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये दो दिन कौन से होते हैं? 21st ऑफ जून एंड 21st ऑफ दिसंबर, 21 जून और 21 दिसंबर। इंडिया बिलोंग्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन का मतलब होता है कि हमारे 24 घंटे का दिन तो है ही, बट इस 24 घंटे के दिन में जो दोपहर का समय होगा, सूरज की रोशनी वाला समय जो होगा, वह सबसे ज्यादा होता है 21st ऑफ जून को, राइट। और 21st ऑफ दिसंबर जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। तो उसमें 21st ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल सेलिब्रेशन फॉर सोल्स्टिस, अगर इन चार ऑप्शन में हम देखें तो। और उधर देखें तो 21st ऑफ दिसंबर शॉर्टेस्ट डे, 21st ऑफ जून लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस इन सदर्न हेमिस्फेयर।
क्लियर? तो 21 जून यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट दूसरा दिन भी ध्यान रखें, 21 21 जून जो होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट डे in northern hemisphere, and 21st of December is the shortest day in northern hemisphere. Just reverse of this is true in terms of southern hemisphere, है ना? लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट डेज ऑफ ईयर इन टर्म्स ऑफ डे लाइट, ध्यान रख लीजिए, समय वही होता है, 24 घंटे ही होते हैं, उसका मतलब ये है कि डे लाइट के हिसाब से लंबा समय, मतलब दिन जो होगा वो शाम तक चलता रहेगा, राइट? तो वो 21st of June एंड 21st of December आर टू इंपॉर्टेंट डेज वी मस्ट रिमेंबर। इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है? 23rd of June 1894 को हमारा जो मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी, 23rd of June 1894, सॉरी इस दिन ओलंपिक कमेटी की शुरुआत की गई थी ना। तो 1948 में इसको शुरुआत की गई, बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1894, मतलब इस दिन ओलंपिक कमेटी जो थी ना वो बनी। 1896 से गेम्स की शुरुआत हुई थी। गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 1896। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस से शुरुआत हुई थी, है ना, एथेंस से शुरुआत हुई थी। तो जब ये इनकी शुरुआत दिन, जब मतलब देखा तो उस दिन ओलंपिक कमेटी बनी, बट इसको मनाया पहली बार गया था 1948 में। और दिन होता है June 23 इज द डे, है ना? कौन सा? 23 जून जो है ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब इसको हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओलंपिक जो है पहली बार एथेंस में 1896 में, उसके बाद में हर 4 साल में मनाए जाते हैं। 1916 में पहली बार ब्रेक हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं मनाए गए। 1916 के बाद में 1940, 1940 वर्ल्ड वॉर 2, 1944 वर्ल्ड वॉर 2। तो इन 3 वर्षों के अलावा ओलंपिक जो है वो 1896 से हर 4 वर्ष में मनाए, मतलब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब लीप ईयर जो होता है वही ओलंपिक ईयर भी होता है। केवल एक बार डिले हुआ था 2020 में, डिले करके इसको 2021 में कराया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओनली वंस दे हैव बीन डिलेड और थ्राइस दे हैव बीन कैंसल्ड। बाकी दे आर एवरी 4 ईयर लीप ईयर ओलंपिक करवाए जाते हैं। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी जिस दिन बनाई गई थी वो दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे की तरह मनाया जाता है। और 1896 से पहले ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स अब बोलते हैं तो दे आर टर्म्ड एज समर ओलंपिक्स, उनको कहा जाता है। समर ओलंपिक्स आर ओलंपिक्स ना 1896। अगर विंटर की बात करें तो विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं वो 1924 में शुरुआत हुई थी। पैरालंपिक्स की बात करें तो पैरालंपिक्स जो होते हैं वो 1960 में शुरुआत की गई थी। पैरालंपिक्स इन 1960। क्लियर? इस साल पेरिस ओलंपिक्स संपन्न हुए हैं, है ना? 2024 पेरिस ओलंपिक्स अभी कुछ समय पहले संपन्न हुए हैं। 2028 में ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है तो लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स होंगे। 2032 में 2032 इट इज ऑस्ट्रेलिया जहां ओलंपिक्स कराए जाएंगे। और 2036 में इंडिया ने अपना ऑफिशियल एक इसको अनुमोदन दिया हुआ है। मे बी अगर पूछते हैं कि इंडिया में कब हो सकते हैं 2036, आई एम नॉट सेइंग होंगे, बट हम लोगों ने फॉर्मली इसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, राइट? चलिए, व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ मार्च 2024? एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि बाहर से, मतलब आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे देशों से हम लोगों ने जो लोन लिया है उसकी वैल्यू मार्च 2024 तक कितनी थी? देखिए, दिस वैल्यू वाज $663.8 बिलियन इन मार्च 2024। इट वाज इंक्रीज टू $682 बिलियन इन जून। जून का अपडेट देखें तो 682 बिलियन डॉलर वॉज एक्सटर्नल डेट की हम बात कर रहे हैं। हाँ, इंटरनल डेट और भी ज्यादा है, मतलब अगर टोटल डेट और इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके देखें तो अराउंड 80% ऑफ आर जीडीपी उसको मान सकते हैं। एक्सटर्नल डेट हमारा 663.8 बिलियन या $0.63 ट्रिलियन बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेट जो अगर देखें तो वो यूएस है। यूएस इज नंबर 1 इन दिस। उनका एक्सटर्नल डेट जो है वो ट्रिलियंस ऑफ 34 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। हमारा लेस देन $1 ट्रिलियन, है ना, $0.63 ट्रिलियन उसको मान के चले। $663 बिलियन हमारा एक्सटर्नल डेट है ना। जीडीपी की ताल्लुक में उसको देखें तो 18.7 से बढ़ के 19 हुआ है, बट ये एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ जो 18.7 से 19% हुआ है। इंटरनल मिला लिया जाए तो ये अराउंड 80% डेट हमारे देश का जीडीपी का इस डेट, है ना।
इंटरनल मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है अपने देश के लोगों से, बॉन्ड वगैरह के ताल्लुक में लिया और उसको इंटरनल कहेंगे, और अगर बाहर से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से, देशों से लिया है, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल डेट। तो वो हमारा वो 682 जून के हिसाब से, 663 मार्च के हिसाब से होता है। 4 members of Britain's richest family, the Hindujas, were handed jail sentences by a Swiss court because they took some Indians over there. उनको उनके द्वारा ऐसा माना था कि वो स्लेव की तरह उनके द्वारा ट्रीट किया गया। The 4 members of Britain's richest family, the Hindujas, were handed jail sentences by Swiss court. स्विट्जरलैंड कोर्ट द्वारा उनको जेल सेंटेंस किया गया। These are the 4 members. They were acquitted of human trafficking, but the way they treated, exploited the Indian staff, which they took from India to Switzerland, उस ताल्लुक में देवर गिवन दिस जेल सेंटेंस उनको दिया गया था। So the following is correct name of project launched to expand the use of Hindi in United Nations. तो हमारे द्वारा अराउंड 11.69 लाख, मतलब अराउंड $1.1 मिलियन खर्च किए गए बाय हिंदी एट द रेट ऑफ यूनाइटेड नेशन में, हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसको उसका यूज को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। We went on to give around $1.1 million to United Nations for this program, हिंदी एट द रेट ऑफ UN, हमारे द्वारा प्रोग्राम के लिए पैसा दिया गया था, राइट। करंट कवच सिस्टम, अब कवच जो अपने आप में ना एक ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि अगर एक स्पीड ज्यादा हो जाती है अगर ट्रेन की, तो उसको अगर ड्राइवर से कंट्रोल नहीं होगा तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इस ताल्लुक में इट इज ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम एक तरीके से होता है, जो अगर जितना ज्यादा उसका यूज में आएगा, जितना उसको फैलाया जाएगा, जितना यूज में होगा, उतना हम लोग अपने आप में जो कई सारे एक्सीडेंट होते हैं उन्हें बचा सकते हैं। तो दिस ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए ना, 68,000 किलोमीटर का दायरा है इंडियन रेलवे का, और उसमें से केवल 1,500 किलोमीटर में अभी इसको लगाया जा सका है, मतलब इट इज बीइंग इंक्रीज, बट अभी प्रेजेंटली एंटी कोलिजन डिवाइस जो सिस्टम अपने आप में, ब्रेकिंग सिस्टम जो अपने होता है, ये 1,500 किलोमीटर तक फैला जा चुका है। अभी हमारा जो ओवरऑल रेलवे का दायरा है, नेटवर्क है, 68,000 किलोमीटर का है। तो इट इज गोइंग टू बी अ कॉस्टली अफेयर, अराउंड 50 लाख रुपीज पर किलोमीटर में इसका खर्चा होता है, अराउंड 50 लाख इज एक्सपेंस पर किलोमीटर। और उसमें भी जब जहां पर भी इसको लगाया जाएगा, वहां पर पूरा की पूरा सिस्टम कुछ समय के लिए उसको रोकना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन इट इज टेकिंग टाइम, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। व्हाई इट इज इन यूज दीज डेज? बिकॉज जो हमारे यहाँ कई बार जो ये घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट अभी हुए हैं, उनको इस सिस्टम से बचाया। एंटी कोलिजन सिस्टम मतलब है कि ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी, मतलब सिस्टम विल टेक ओवर इन केस वेर इन द ड्राइवर इज नॉट एबल टू कंट्रोल द व्हीकल्स, तो वहां पर इट विल टेक ओवर, है ना। तो ये अपने आप में 68,000 टोटल लंबाई याद कर लीजिए, और उसमें से 1,500 किलोमीटर पर इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। इन टाइम टू कम इसको और लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। So the following corporate proposed the Museum of Temples project in Ayodhya worth 650 crore. तो it was टाटा सन्स द्वारा एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स की बात की गई है इन अयोध्या, 650 करोड़ की लागत पर। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स मतलब हमारा जो कई सारे जो मंदिर वगैरह होते हैं, है ना, हाईलाइट इंडिया टेम्पल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर पॉसिबली फीचरिंग लाइट एंड साउंड शो एट पुटिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 650 करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी विच आर NRIs, Indians who are living outside and doing job, when they are giving back, when they are sending money back to India, that is termed as remittance। और वो हमारा देश जो है वो, India is number one in this regard, मतलब amount of money which Indians send to our nation from other nations, it far exceeds sent by any other national to their nations, है ना। और कितना होता है इस बार? $125 billion have been sent by Indians to our nation, right? $125 billion, उसको foreign remittance कहा जाता है। Somebody is living in other nation, software engineers and all, when they send across money to their folks, their people, they are sending in the foreign currency. This foreign currency is going to be used by India. So it's like a तो अपने आप में ये अच्छी बात है, अपने आप में it's a great favor job they are doing for our nation, है ना। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रपोज टू बी इन्वोक्ड इन चेंज। अब ये आर्टिकल 3 जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जब किसी स्टेट के नाम की चेंज करने की बात आती है, उसको इन्वोक किया गया है, और ये प्रपोजल दिया गया बाय द केरला गवर्नमेंट। केरला का नाम चेंज करके दे आर सजेस्टिंग इट टू बी केरलम, इसको, है ना। केरला असेंबली यूनानिमसली पास्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट टू केरलम, है ना, इन्वोकिंग आर्टिकल 3 ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस स्टेट के नाम चेंज करने की बात चल रही है? केरला में शॉर्टली विल बी नोन एज केरला ओनली। अकॉर्डिंग टू 2025 ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU की से निकाली रिपोर्ट के अनुसार कौन सी ऐसी सिटी है जो मोस्ट लिवेबल सिटी है, बेस्ट सिटी टू लिव इन? तो इट इज वियना ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में Vienna is the best city to live in the world, followed by Copenhagen, Zurich, Melbourne, Calgary, Geneva, Sydney, Vancouver, Osaka, and Auckland. तो ये 10 देश हैं, टॉप 10 सिटीज, बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड टू लिव। तो उसमें तो वियना नंबर 1 था, बट इसके अलावा देयर इज अनदर लिस्ट, वर्स्ट सिटीज टू लिव इन द वर्ल्ड। तो उसमें वेनेजुएला की दिस कराकास जो है अपने आप में, दिस प्लेस इज वर्स्ट, फॉलोड बाय कीव, यूक्रेन जो हम बार बार सुनते हैं बिकॉज ऑफ रशिया वॉर, है ना, हरारे, ढाका, कराची, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, they are the worst cities to live in the world. Next is what is India's rank in AI preparedness India? I believe this has been discussed earlier. भारत की रैंक जो यहाँ पर होती है वो 72 है ना। I have released this report, Artificial Intelligence Preparedness Index, और उसके अंतर्गत India is at the rank of 72nd in terms of preparedness in terms of AI के ताल्लुक में, 72nd हमारी रैंक होती है। सिंगापुर, Denmark and US are the top advanced economies with score of 0.8, 0.78 and 0.77, and they are like top countries in the regard. India का जो score है 0.49, our rank is 72nd. Which milestone did China achieve with this change in lunar mission? तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने फार साइड ऑफ द मून होता है ना, वहां से सैंपल लेकर के दे कुड कम बैक। फर्स्ट कंट्री लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, मतलब अदर साइड ऑफ द मून ऐसा मान के चलिए, और वहां से दे कुड ब्रिंग अ return sample from the far side of the moon. That was the achievement of China, this lunar mission. You know, the achievement is first time a country has landed on the far side, and the same time they have taken the sample from this far side and taken that sample back to Earth. So this is like an achievement by the Chinese Space Agency. We state government recently approved this in regarding the income tax payment by the ministers. Normally अब तक क्या होता था कि इनकम टैक्स पेमेंट जो होता है, मिनिस्टर्स की जो तनख्वाह होती है, वह उसको प्रोसेस करने का काम गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है, मतलब गवर्नमेंट देश मतलब स्टेट के बिहाफ में होता था। MP गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकाला, decided that state minister will now be responsible for paying income tax on their salaries and allowances out of their own pocket. मतलब state government will not be paying IT for the ministers from their pocket. They need to, they have been given salary and accordingly they need to pay. So this was recently notified by MP गवर्नमेंट। अभी तक जो भी आय जो उनको होती थी एज ए मिनिस्टर, उसका इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट द्वारा पे किया था, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पे किया था। यहाँ पर नाउ दे आर गोइंग टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो MP गवर्नमेंट द्वारा ये कंफर्म किया। Who has been awarded साहित्य अकादमी फेलोशिप, द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है ना, इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। वो साहित्य अकादमी अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। वो जो अवार्ड दिए जाते हैं वो साल भर पहले के, मतलब लास्ट ईयर के जो परफॉर्मेंस पर दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो होती है, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फेलोशिप का एक लेवल, मतलब आप मान के चलिए वो लेवल ज्यादा होता है। तो अभी रस्किन बॉन्ड जो राइटर है, इंग्लिश राइटर है, कई सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है ना, उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है। फेलोशिप का मतलब है कि इट इज वन स्टेप अहेड, इट इज हाईएस्ट ऑनर बिस्टोर्ड बाय अकादमी awarded to writers for their overall contribution to Indian literature. देखिए ये जो अवार्ड होते हैं, annually is given for authors outstanding books and literary merit, है ना, in 24 major languages by academy for previous year for books और their जो उनके द्वारा छपाया गया वर्क जो उनका होता है फॉर प्रीवियस ईयर्स। बट अगर लाइफ टाइम हो तो वो अपने आप में फेलोशिप होती है। तो फेलोशिप अभी रस्किन बॉन्ड को दी गई थी, इंग्लिश राइटर है ना, उनको भी ये फेलोशिप दी गई। National Technology Day is observed on which of the following date? 11th May every year is observed as the National Technology Day. देखिए अगर आपको स्पेस डे आता है तो 23rd of August ध्यान रख लीजिएगा। स्पेस डे 23rd of August। चंद्रयान जिस दिन लैंड हुआ था चंद्रमा पर, है ना, वो दिन हमारे देश में अब स्पेस डे की तरह मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी डे आता है तो 11th of May शुड बी आंसर। 11th of May और 13th of May 1998 ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन की सफलता के बाद में इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज न्यूक्लियर नेशन इन 1998।
तो ऑपरेशन शक्ति 11th एंड 13th ऑफ मई 1998 पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हमारे द्वारा किए गए थे, राइट। तो उस दिन जो पहला दिन था 11th ऑफ मई, जिस दिन 3 विस्फोट किए गए थे, 3 ऑन 11th एंड 2 ऑन 13th। तो 11th ऑफ मई जो होता है उसे 1998 में ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पहले 1974 में भी हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। वो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग, राइट। तो 74 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1998 में ऑपरेशन शक्ति, 11th ऑफ मई फर्स्ट डे, 3 उसमें ब्लास्ट किए गए थे, 3 टेस्ट किए गए थे। डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन आवर नेशन। 1998 5 न्यूक्लियर बॉम्ब। पीएम वाज अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, लेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट लेटर, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडियन को कहते हैं, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने थे। तो उनके when these two gentlemen were there, अटल बिहारी वाजपेयी एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम, दे लेड दिस पर्टिकुलर इसको बोलना चाहिए कैंपेन। उस समय कुछ समय के लिए हमारे देश पर सैंक्शन लगाए गए थे, बट अल्टीमेटली वी केम आउट एज विनर। बाद में यूएस के साथ जाकर के हम लोग न्यूक्लियर डील भी साइन की गई थी हमारे द्वारा। तो 1998 वाज द ईयर, 11th मई वाज द डे, 3 इस दिन विस्फोट किए गए थे, है ना, टेस्ट किए गए थे। द फॉलोइंग कंपनी इज प्लानिंग टू डू वेब इरेजर टूल। एप्पल द्वारा एक वेब इरेजर टूल प्लान किया जा रहा है। मतलब उसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी जो कंपनी जो मार्केटिंग करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वहां दिख रहा होता है ना कई बार, वो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। तो इट्स अ कंसर्न फॉर मैनी, बिकॉज पब्लिशिंग हाउसेज जो सारी कंपनीज होती हैं जो आजकल न्यूज वगैरह जो निकाल रहे होते हैं, they earn out of this advertisement only, but they are saying कि they are going to block the advertisement and unwanted website content। कौन? एप्पल। उनका जो ब्राउजर होगा, सफारी जो ब्राउजर उनका होता है एप्पल का, उसमें they are not going to allow these advertisements or marketing through that। तो that is termed as web user tool and that is being, उसका बहुत विरोध किया जा रहा है because that is the earning source for many companies, newspaper groups and all। The following nation was top import partner of India in year 2023-24 में चाइना was the top import partner for India, है ना, followed by Russia, है ना, followed by Russia। तो चाइना remained the India's primary import partner with around 101.74 billion dollar। It was followed by Russia as the second position, right? Then first human to receive new kidney from a genetically modified pig died in USA। यूएसए में एक व्यक्ति को, रिचर्ड स्लेमिन नाम था उनको, फर्स्ट ही वेंट ऑन टू रिसीव द किडनी फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, है ना। तो उसके 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months ऑफ द ट्रांसप्लांट, ही डाइड सम टाइम बैक, है ना। तो यूएसए वाज द कंट्री मस्ट मेंबर। न्यू डीजी ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बाय द वे न्यूज, नीट कंट्रोवर्सी जो हुई थी, है ना, उसके बाद से दिस एनटीए इज इन न्यूज। और उनके जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार सिंह, उनको रिप्लेस किया गया बाय प्रदीप सिंह खरोला, है ना। सुबोध कुमार सिंह से डायरेक्टर जनरल एनटीए, जब ये कंट्रोवर्सी होती है उसके बाद में उनको हटा करके न्यू अपॉइंटेड कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला, नाम ध्यान रख लीजिए, क्लियर। इन इट्स लीडर्स विच कंट्री रिकॉग्नाइज वेल्स एज द लीगल पोजीशन। तो इट्स नॉट वन नेशन, इसमें कई सारे देश हैं। उसमें यहाँ के ऑप्शन में देखें तो न्यूजीलैंड इज द नेशन, also known as Etoria, and they went on to accept whale as a legal person, है ना, whale and dolphin as the legal person उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ पर बाकी नाम तो दिए गए हैं, कुक आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, बट यहाँ पर नाम ध्यान रहे जो मेजर बड़े देश के ताल्लुक में देखें तो न्यूजीलैंड शुड बी आंसर हियर। रिपोर्ट बाय पब्लिक आई एंड आईबीएन IBFN basically, where Nestle's baby food products found to have higher sugar content। देखिए ये क्या होता है, पहले तो इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, इसको IBFAN कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ समय पहले बोला गया था कि नेस्ले के जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें अलग अलग देशों में, इन डिफरेंट नेशंस, द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट जो होता है उसमें, वो उनके द्वारा अलग अलग दिया जा रहा है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोले या डेवलपिंग नेशन है, वहां पर इनके तो ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं है। मतलब इन यूरोप, इन यूएसए, इन द डेवलप्ड नेशंस, Nestle's products are following the norms। The amount of sugar content is limited। in countries like India and other nations, है ना, they are saying कि amount of sugar content is on a higher side, right। India, Africa, Latin American countries में
higher sugar content compared to those sold in European and North American markets. मतलब it's like a discrimination they are going. और जो शुगर कंटेंट जो यहाँ होता है ना, ये भी वो शुगर, ये नेचुरल शुगर ना होकर के जो आर्टिफिशियल वाला जो बोलना चाहिए ना, वो इनके द्वारा किया जाए, जो कि बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये कुछ समय पहले जो एक स्विस एनजीओ है पब्लिक आए और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा ये रिवील किया गया है ना। जबकि रिकमेंडेशन क्या है, अगेंस्ट एडेड शुगर इन बेबी फूड, बिकॉज 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको एडेड शुगर नहीं देना चाहिए। बट सेरेलक वगैरह में वो बच्चों को वो एडेड शुगर दिया जाता है, इसी रीजन से बच्चे जो सेरेलक वगैरह दिया जाता है उनको अच्छा लगता है, राइट। और उसको हेल्दी बताया जाता है, बट इट इज डेट्रीमेंटल। So that was recently revealed by this agency. Which country introduced world's first 6G network? जापान द्वारा कुछ मिले 6G नेटवर्क जो है वो रिवील किया गया, 20 times faster than 5G, revealed by Japan sometime back. India signed a 10-year agreement with Iran. ईरान के चाबार पोर्ट, वेरी फेमस डील was done by India and Iran. चाबार पोर्ट जो है वहां पर हम लोगों ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने उनके साथ में साइन किया है। चाबार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू नीड टू गो टू द, इसको बोलना चाहिए अफगानिस्तान, अनदर सेंट्रल एशियन नेशन, तो वी कांट गो देयर डायरेक्टली, मतलब वी कांट, बिकॉज पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम इन बिटवीन, right? And POK is our place only, but is acquired by Pakistan at the point of time, so we can't directly get back to अफगानिस्तान। तो हमको चाबर पोर्ट से अफगानिस्तान का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। उसके लिए इंडिया ने ईरान के साथ में 10 साल की अभी डील साइन की। तो फ्रॉम आर, इसको बोलना चाहिए अरेबियन सी से, चाबर पोर्ट से वी आर गोइंग टू गेट बैक टू अफगानिस्तान एंड मिडिल एशियन कंट्रीज। चाबर पोर्ट के साथ में, इसलिए हमारा 10 साल का एग्रीमेंट अभी ईरान के साथ में इंडिया ने साइन किया हुआ है। What was like milestone did Kami Rita Sherpa achieve recently? है ना, Kami Rita Sherpa achieved a new record for highest number of ascents on the Mount Everest. कितने 29 time went on to reach the world's tallest peak. तो Kami Rita Sherpa, Nepal's renowned mountaineer, achieved historical milestone by going on the Mount Everest for 29th time, है ना। which countries lost its last remaining glacier? Humboldt glacier. ग्लेशियर जो होते हैं उससे पिघल करके इसको बोलना चाहिए नदियां बहती, पानी मिलता है। बट अगर ये किसी रीजन से एक साथ, मतलब अगर ये सारे पिघल जाते हैं, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द सी लेवल, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन टाइम टू कम। तो वेनेजुएला हैज बिकम द फर्स्ट नेशन, है ना, lost remaining glacier Humboldt, which has shrunk and been reclassified as the ice field now. This makes the first country to lose all the glaciers in the modern time. मतलब 5 ग्लेशियर थे इनके, और पांचों की पांचों जो अब कंप्लीटली पिघल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं, ना। और क्या हुआ, अपने आप में आइस फील्ड में तब्दील हो चुके हैं। तो इट इज, सॉरी 6 ग्लेशियर दे हैड, है ना, एंड दिस लास्ट वन रिसेंटली वो भी अब इट इज बीन मेल्टेड डाउन। India's internet economy estimated to reach $1 trillion by year 2030. 2030 तक हमारी जो इंटरनेट इकोनॉमी, ई कॉमर्स वाली इकोनॉमी की हम बात करें, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू अ लेवल ऑफ $1 trillion by year 2030. Which country introduced 10-year blue residency visa for individuals? यूएई द्वारा अभी environmental, मतलब उसको ऐसा देखा जाए, पीपल हु आर वेल who are contributing terms of environment protection, उनके लिए अभी ब्लू वीजा, है ना, रेसिडेंसी वीजा यूएई द्वारा दिया गया। और कौन से लोग, मतलब which type of people eligible? It is designed for individuals who have made extraordinary contribution to environmental protection and sustainability. उनके लिए, मतलब कोई एनजीओ ऐसा कुछ वो उसको बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज एसोसिएशन, है ना, ग्लोबल अवार्ड विनर्स इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू एनजीओज, या डिस्टिंग्विश्ड एक्टिविस्ट रिसर्चर्स या इनोवेटर्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली this blue residency visa has been announced by UAE recently. Wealthiest cities report, which two Indian cities debuted top 50 wealthiest cities worldwide. So it was Mumbai and Delhi who made their debut to top 50 list. दो हमारे जो महानगर हैं, they're in top 50 wealthiest cities in the world now, है ना। ये हेडलाइन पार्टनर्स की रिपोर्ट अभी आई है। मुंबई इज 24th पोजीशन, दिल्ली इज एट द 37th पोजीशन। तो हमारे देश की सबसे धनी सिटी की बात करें तो इट इज मुंबई एंड देन इट इज दिल्ली। ओवरऑल दुनिया भर में देखा जाए तो देयर एट द 24th एंड 37th पोजीशन। वेल्दी सिटी इन द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क सिटी, है ना, फॉलोड बाय बे एरिया, देन टोक्यो, सिंगापुर, एंड ऑल दीस टॉप 10 आर गिवन ओवर हियर, है ना।
Mumbai is at the 24th position. Name of NASA's proposed lunar railway system. So it is being termed as FLOAT, flexible levitation on track. है ना? First lunar railway system is being envisaged by NASA and as part of Moon to Mars initiative. Next is who claimed top spot in Forbes list of highest paid athletes. It's a very simple question. Cristiano Ronaldo, top spot in the highest paid athletes in the world. Cristiano Ronaldo of Portugal, highest paid athlete in the world. Which country's cricket team is ICC T20 World was sponsored by Nandini Dairy. अभी ध्यान रखिए, this dairy was in news sometime back. नंदिनी डेयरी एंड अमूल, दीज आर द टू राइवल्स भी इनको बोल सकते हैं, और इनके द्वारा अलग अलग इंटरनेशनल जो मतलब जिसको टीम है क्रिकेट टीम से उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है. जैसे अमूल द्वारा श्रीलंका साउथ अफ्रीका टीम को स्पॉन्सर किया जा रहा है ना. वैसे ही अगर हम लोग नंदिनी डेयरी की बात करें तो यहाँ पर दो सही ऑप्शन है, वो स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है ना. मल्टीपल चॉइस नहीं होती खैर वहां पर, बट ये मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, बट ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है. तो यहाँ आंसर में अगर देखें तो ये दिया हुआ है, बट देन स्कॉटलैंड के साथ में आयरलैंड की टीम जो है ना, दे बोथ दीज टीम्स वर इन T20 वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्ड बाय नंदिनी डेयरी. कर्नाटक की डेयरी बेसिकली होती है, राइट. और वैसे ओवरऑल देखें तो अमूल द्वारा साउथ अफ्रीका श्रीलंका की टीम जो है ना, इनको स्पॉन्सर किया गया था, है ना. Next is how many goals has Sunil Chhetri scored international? Sunil Chhetri went on to take retirement sometime back. 94 goals उनके द्वारा किए गए थे, है ना. उनकी ओवरऑल देखा जाए तो फोर्थ पोजीशन उनकी होती है ना. मेसी, दिस ईरान देई और रोनाल्डो के बाद में ही इज एट द फोर्थ पोजीशन इन ओवरऑल दुनिया भर में देखा जाए तो. He is also a खेल रत्न awardee in year 2021. Recently he declared this retirement and went on to go for how many 94 goals इनके द्वारा किए गए. इंडियन फिल्म वॉन ग्रांड प्री एट कैंस 2024. देखिए इसमें जो हमारी मूवी थी सनफ्लावर्स फॉर द, सॉरी ये भी इसको अवार्ड दिया गया. इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज गिवन टू अमंग द फॉलोइंग. इट वाज गिवन टू दिस जेनी एलनबैक एंड माइकल हॉफमैन. अब समझिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है ये ऐसी बुक के लिए था जो कि ट्रांसलेटेड बुक होती है. बुकर प्राइज जो होता है वो इंग्लिश बुक के लिए मिलता है. इंग्लिश बुक विच हैज बीन पब्लिश्ड इन आयरलैंड एंड ब्रिटेन. और ये बुक उसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसी बुक जो ट्रांसलेटेड बुक, जैसे हिंदी की कोई बुक है वो ट्रांसलेट होकर के वहां पर इंग्लिश में छापी गई, तो वो उस बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलते हैं. मतलब अगर चूजन बुक होती है तो दिस वाज इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज गिवन टू दीस कैरोस के लिए. दीस टू पीपल वर गिवन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. बुकर प्राइज जो अवार्डी होते हैं उनको $50,000 प्राइज मनी कंप्लीट मिलती है, और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ये प्राइज मनी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. तो इट्स फॉर अ जर्मन बुक थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और पब्लिश्ड इन आयरलैंड एंड यूके, और उस बुक के लिए दिस अवार्ड वाज गिवन टू दिस जेनी एरपनबैक एंड माइकल हॉफमैन. माइकल हॉफमैन वेंट ऑन टू ट्रांसलेट दिस, राइट. तो इन दोनों के बीच में पैसा जो होता है ना, मतलब जो अवार्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सुल्ताना's ड्रीम वाज अ नॉवेल रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग. देखिए इसको अगर ऑप्शन देखें तो हम यहाँ से ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना. हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा इट शुड बी डी ओनली, है ना. दिस बुक रिटन बाय बेगम रुकैश शकावत हुसैन, a utopian novel wherein they have envisaged the world wherein there will be no man in the world. तो एक यूटोपियन एक नॉवल उनके द्वारा 1905 में लिखा गया था, है ना. मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको भी शामिल किया गया है ना. देन विसाज द वर्ल्ड विदाउट मैन हाईलाइटिंग द फेमिनिस्ट थीम्स. तो ये 1905 में ऐसा नॉवेल लिखा गया था, उसको भी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया अलॉन्ग विथ रामचरितमानस एंड पंचतंत्र इसमें इंक्लूड की गई है. तो दिस वाज सुल्ताना's ड्रीम रिटन बाय दिस बेगम रुकैया शकावत हुसैन. क्वेश्चन नंबर 47 से इंटरनेशनल टी डे किस दिन मनाया जाता है? इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ May एवरी ईयर, है ना. इंटरनेशनल टी डे 21st ऑफ May एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व्ड. एंड हमारी जो बेसिकली मोस्टली इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, केनिया जो है, जो कि टी एक्सपोर्टिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहां से 21 मई को हर साल मनाया जाता है. National Anti-Terrorism Day is observed on 21st of May every year. It is the death anniversary of Rajiv Gandhi, है ना. डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जो थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, रह चुके हैं फ्रॉम 1984 टू 1989.
उनका 21 मई 1991 को एक टेरर एक्टिविटी के अंतर्गत उनकी हत्या की गई थी। असैसिनेशन उनका हुआ था इन श्री पेरुम्बदूर ऑन 21 मई 1991। ही वाज ऑन इलेक्शन कैंपेन, और एक ब्लास्ट जो एक जिसको बोलना चाहिए वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो जो दिन होता है उसे नेशनल एंटी टेररिज्म डे की तरह मनाया जाता है ना। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी हो, RBI approved a dividend payout of how many amount recently? तो 2.11 लाख। वही मतलब ये अमाउंट का मतलब समझिए कि आरबीआई जो होता है ना, फॉर जो साल भर में आरबीआई द्वारा लॉट ऑफ अर्निंग इज डन बाय आरबीआई बिकॉज दे चार्ज जिसको बोलना चाहिए इंटरेस्ट, दे गिव लोन्स टू वेरियस बैंक्स एंड दे चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम दीज बैंक्स। दे चार्ज लॉट ऑफ पेनल्टी जो कई बैंकों पर इनकी द्वारा लगाई जाती है। तो द वे दे मैनेज द कंप्लीट इकोनॉमी, in that regard the earning acquired by RBI is given to government because government owns RBI. It is 100% owned by RBI, by government only. तो when the earning is transferred from RBI to government तो उसको dividend payout बोलते हैं, जो कि कई it's a huge amount. तो for year 2023-24 this amount was 2.11 lakh crore and this was the record dividend जो आज तक इससे ज्यादा dividend कभी नहीं दिया गया है ना, मोर देन लास्ट ईयर अमाउंट। लास्ट ईयर जो पैसा दिया गया था उसका 2 गुना इस बार गवर्नमेंट को आरबीआई द्वारा दिया गया था बिकॉज आरबीआई अर्न लॉट ऑफ मनी इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द बैंकिंग इकोनॉमी इन द नेशन, है ना। ध्यान रखिए 2.11 लाख करोड़ इज द अमाउंट विच वाज गिवन बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट फॉर ईयर 2023-24। What milestone did Ed Dwight achieve during the Blue Origin flight? है ना। तो ब्लू ओरिजिन फ्लाइट जो थी इसमें ही वेंट ऑन टू बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू फ्लाई, है ना। 90-year old artist and former first African, sorry, first African American astronaut, है ना, to go to the space। ये पहले years back मतलब 6 decade ago he was about to go but he lost the chance and now in this Blue Origin flight में he went on to go to the space, so he became the first African American astronaut, है ना, टू गो टू द स्पेस। तो ये बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दीज वर द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर Z 2025। होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इनफ। We're going to meet shortly. Thank you very much. Thanks a lot.